अब मैं सीधे आ जाती हूँ वारिस पठान जी आपके पास, क्योंकि बार बार अयोध्या को लेकर आप लोगों की ओर से भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। अब तो सीजीआई की ओर से भी यह बड़ा बयान सामने आ गया। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको, को पैनलिस्ट को और पूरे देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को, राम राज्य आ गया है, स्वर्ण युग आ गया है। बिल्कुल आ गया है। देखिए किस तरह का आता है। राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है हमारी मस्जिद को शहीद करके अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में जहां पर डबल इंजन की सरकार है, वहीं पर वाराणसी भी है। वाराणसी के जो प्रधानमंत्री मोदी तो वाराणसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वहीं पर बीजेपी का आईटी सेल भी है। बीजेपी के आईटी सेल के 3 अनमोल रतन जो है, जो दरिंदे मैं कहूंगा, जिनको नाम है कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, ये सब लोगों ने आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ क्या किया, ये तो गौरव भाटिया को पता ही है। किस तरह से रात के अंधेरे में उसको रोका गया, उसके फ्रेंड के साथ, उसको गन पॉइंट के ऊपर उसके कपड़े उतरवा गए, उसकी पिक्चर बनाई गई। ये बीजेपी की आईटी सेल के दरिंदों ने काम किया। वह बात नहीं रुकी, उसके बाद ये लोग मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भी गए थे। ये वाराणसी के मोदी जी के एरिया के लोग हैं। ये स्वर्ण वर्ष जो चल रहा है, स्वर्ण युग की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर बहुत नजदीक में भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं ये लोग। अरे क्या जवाब दोगे आप भगवान राम को? और वही नहीं, उनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद 1 दिन का पुलिस कस्टडी नहीं। गौरव भाटिया वकील है, बताइए मुझे, ऐसे केस के अंदर पुलिस कस्टडी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 60 दिन से कहां घूम रहे थे लोग, किस किस के संपर्क में थे, किस किस का इस तरह से वीडियो बनाया, किस तरह से इसको को ब्लैकमेल किया? इंक्वायरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं किया? सीधा उठा के जुडिशियल कस्टडी आप दे देते हो। स्वर्ण युग, ये तुम्हारा दादागिरी। सोचिए अगर चित्रा जी इसकी जगह पे किसी दूसरी पार्टी के आईटी सेल के लोग होते, या ये 3 दरिंदों के अंदर कोई एक मुसलमान नाम का व्यक्ति अगर पा गया होता, तो आज डिबेट का मुद्दा सिर्फ यही होता कि देश के अंदर देखो किस तरह से लोग बलात्कार कर रहे हैं, कितना गैंग रेप कर रहे हैं, इनको उठा के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मगर यह सब खामोश रहेंगे। यही तो मैं कहता हूं ना कि ये लोग सिर्फ भगवान के नाम पे ओछी और गंदी सियासत कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम भी कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह की घटना है उसको छुपाया जाए और फिर वहां पे छुपाकर उनके नाम से मंदिर बनाया जाए। घपलेबाजी चालू है। अरे रिसिप्ट फटी जा रही है पैसों की, जो पैसा आ भी नहीं रहा है। सेम ऐसा किया, राम के नाम पे 2 से लेकर 350 पे चले गए, राम के नाम पे ट्रस्ट बनाया, गौरव भाटिया घोटाला कर दिया। मेरे हिंदू दोस्त लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे को फोन कर करके बोल रहे हैं, वारिस भाई ये बीजेपी सिर्फ अपनी ओछी राजनीति चल रही है, सियासत की गंदी रोटियां सेक रही है। ये कभी राम जी इस तरह की चाहते ही नहीं थे कि चीज हो। यहाँ तो गफले ही गफले चल रहे हैं, और सियासत के लिए राम का नाम इस्तेमाल करना। आज फिर बोल रहा हूं, देखो दीवानों, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। और गौरव भाटिया बीजेपी के लिए तो फिट होता है, देते हैं भगवान को धोखा। इंसान को क्या छोड़ेंगे ये लोग? अब क्या करेंगे आप बताइए ना। ठीक है वरुण पुरोहित जी, अभिषेक अवस्थी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। ये जो आरोप लगाए हैं उस पर जल्दी से गौरव भाटिया जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, बेटी पढ़ाओ, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। बचाओ, मगर वाकई में किससे बचाओ? बीजेपी के आईटी सेल वालों से, पूरी बीजेपी पार्टी से बचाओ। गौरव भाटिया को न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अब मैं उत्तर दे सकता हूँ, लगेगा कि अब जवाब सुन लेते हैं वारिस भाई। हाँ बोलिए गौरव जी। देखिए चित्रा जी, मैंने सबसे पहले उत्तर दिया, हमारी बहन को न्याय मिले ये हम सुनिश्चित करेंगे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? किसी को बचाया नहीं जा रहा। गिरफ्तारी कौन करता है? पुलिस ने गिरफ्तारी करी। दूसरी बात, इनको ये भी नहीं पता है कौन तय करता है कि न्यायिक हिरासत होगी या पुलिस कस्टडी होगी। ये न्यायालय तय करता है। अगर न्यायालय ने उनको न्यायिक हिरासत में दिया है, इसके लिए आप भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब मैं आता हूं, जो ये बात कर रहे हैं न्याय होना चाहिए। अरे न्याय तो हो ही रहा है। ये जो बैठे हैं सामने, इन्होंने कितना नफरत घोला है, हम भूल गए क्या? हम 15 करोड़ हैं लेकिन 100 करोड़ पे भारी है। अरे हम 140 करोड़ हैं और रजाकारों पे भारी है। दूसरी बात, उनके असदुद्दीन ओवैसी बात निकलेगी क्या कहा, दूर तक चले जाएगी। आर्थिक बहिष्कार करने की बात बीच में ना बोल, तो आप लोगों ने करी थी ना, संविधान की शपथ लेकर। एक एक करके अपनी बात रखते हैं। वरुण पुरोहित जी, अपनी अवस्थी जी भी बीते आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज एक एक करके। गौरव जी प्लीज 2 लाइन में जल्दी बात पूरी करना चाहूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल 2 लाइन में ही पूरी करूंगा। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी इनसे बड़े नेता हैं इनकी पार्टी में। उन्होंने क्या कहा था? 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और मजा चखा देंगे। अरे
असदुद्दीन ओवैसी आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने जब फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय का तो उन्होंने कहा ये गलत फैसला है, यह आस्था के आधार पर दिया है। अब आप बताइए, ये जो यहाँ बैठे प्रवक्ता, इनका ट्वीट है कुछ दिन पहले का, इन्होंने कहा वहां बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। होना चाहिए, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि अगर मैं फैसले से आप अपनी बारी में बोलिएगा, तो मैं अपनी डिसएग्री बारी में करूंगा। बोलिएगा, बिल्कुल मैं डिसएग्री करूंगा। बोलिएगा। मुझे पता है आपको कुर्सी से हिला दिया मैंने, लेकिन चुप चुप बिल्कुल अपनी बारी में। अच्छा सलीका यही होता है। आप बोल रहे थे, मैंने सुना आपकी बात। मैं केवल अंत इस बात पे करूंगा, अभी स्वयं इनका ट्वीट है, वहां बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। और मैं कहता हूं, सुनो, ये जितने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, ये हिंदुत्व की ताकत है कि तुम हमारा निशान, हमारी सोच मिटा नहीं सकते हो, खुद मिट जाओगे, हिंदुत्व खत्म नहीं कर सकते। यही हमारी ताकत है, हमारी सहिष्णुता, सबको साथ में लेके चलने की क्षमता, जो तुम में नहीं है। तुम कहते हो काफिरों को मारो, हम कहते हैं सबके साथ प्यार करो। बाकी लोगों को लेकर आते हैं। वरुण पुरोहित जी, बारिश जी मैं आऊंगी, बाकी दो लोग बहुत देर से। वरुण पुरोहित जी आपके पास आते हुए अपने जेजी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वरुण पुरोहित जी, कर्नाटक कांग्रेस के नेता बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री ही भगवान राम है, सिद्धरामैया खुद राम है, तो फिर मंदिर में पूजा करने के लिए क्यों जाएं? इधर आपके उदित राज की ओर से बयान सामने आता है कि ऐसा लग रहा है कि 500 सालों के बाद जो मनुवाद है उसकी वापसी हो रही है। इसके जरिए कांग्रेस पार्टी की नेता क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं देश को? चित्रा जी, सबसे पहले आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आपके लिए स्वास्थ्यप्रद हो और आप दीर्घायु हो। देखिए, श्री राम, भगवान श्री राम हमारे समाज की जो संरचना है उसके न्यूक्लियस है। राजनीतिक और सामाजिक इम्पैक्ट, क्योंकि राजनीति और सामाजिक जो होता है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो समाज का नेतृत्व जो करते हैं वही राजनीति में आते हैं। हाँ, इसका राजनीतिक इम्पैक्ट तो इसका होना ही होना है। अब चूंकि पॉलिटिकल बैलेंस खराब हो रहा है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो इसका फायदा उठाना चाह रहा है चुनाव में, जो हमारा विपक्ष है उसकी राजनीतिक सूझबूझ और गहराई में कमी आ रही है, क्योंकि वो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक साइलेंस रख सकते थे तो 22 के बाद फिर अपने एजेंडा पे आ सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। वो इसके पीछे, जैसे मोदी जी घुमाते हैं, जैसे पीछे पीछे भाग रहे विपक्ष भी, वो नहीं भागना चाहिए था। देखिए, मैं आज बहुत व्यथित हूँ क्योंकि श्री राम के ऊपर एक राजनीति की जा रही है, भगवान के ऊपर, क्योंकि वे मर्यादाओं, आदर्श का पालन करने को हमारा संदेश देते हैं। जब भी समाज बनता है, आज मर्यादाओं का और आदर्शों का उल्लंघन हो रहा है, जैसी डिबेट करते हैं अपन इस प्रकार की। तो ये देखना चाहिए। अभी आपने जो उदित राज जी के लिखा, देखिए वो विद्वान आदमी, लोकतंत्र है, उनका अपना विचार है। और जो कर्नाटक के आपने कहा, अब कांग्रेस पार्टी को इसका राजनीतिक फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये बताना कठिन है, क्योंकि हिंदी पट्टी में तो मैं समझता हूँ इसका नुकसान होना ही होना है। तो हिंदी पट्टी में तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में स्ट्रांग होती जा रही है। इसलिए मैंने हर बार कहा, विपक्ष को वो चीज देखनी चाहिए, अपनी राजनीतिक सूझबूझ को काम में लेना चाहिए। ठीक है, इससे जी मतलब ये जी नहीं, आप बोले। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को, आप चूंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर इस तरह की आवाजें मुखर होंगी तो उसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके नेताओं को तोल मोल कर भगवान राम पर बोलना चाहिए। अब अपनी बात को आगे बढ़ाएगा, बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर पर। राजधानी दिल्ली में कल भारतीय जनता पार्टी बड़ी बैठक करने वाली है। बीजेपी की कल बड़ी बैठक होगी। बैठक में हर प्रदेश से 2 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी रहेगी। आपको बता दें, देश भर के 5 लाख गांवों में पहुंचने की योजना है अक्षत निमंत्रण पत्र लेकर। ये योजना हालांकि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की है, लेकिन यकीनन भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर अब देखिए किस तरह से आगे बढ़ रही है। कल की इस बैठक के जरिए ही एक बहुत बड़ी रूपरेखा उसकी साफ हो जाएगी। और मुझे लगता है इस पर आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं वरुण पुरोहित जी। अब तो बैठक में हर प्रदेश के 2 पदाधिकारियों को मौजूद करके ऐसा लग रहा है कि 24 में भी राम के नाम को लेकर जाएगी ही बीजेपी, क्योंकि अगर उसने अपने घोषणा पत्र में राम को जगह दी थी तो राम मंदिर बनकर तैयार है, उसको बताने की वो कोशिश कर रही है। वरुण जी, चित्रा जी, घोषणा पत्र में जो राम मंदिर का इश्यू डाला, जब भी उसका राजनीतिकरण हो गया। हाँ। चुनावी घोषणा पत्र में आते ही मतलब राजनीतिकरण हो गया। अब इंडिया अलायंस को अपना समन्वय पे ध्यान देना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, पूंजीवाद का जो एक मकड़ जाल देश पे बुना दिया गया, इसको बहुत बड़े इश्यूज है, इश्यू रहेंगे, तो विपक्ष को उससे डाइवर्ट होना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये जो पब्लिक के जो वर्क हैं उस पे तो, जो इन्होंने 10 साल में उपलब्धियां, उस पे तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे। हाँ। ये राम मंदिर की आड़ में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो ये विपक्ष को समझने की बात है, क्योंकि इन्होंने 10 साल में देश का जो
इकोनॉमिक ढांचा है जिस प्रकार से उसका विनाश किया है, वो जनता को पता है। रोटी रोजगार के लिए लोग परेशान, बच्चे आज भी चाय पकौड़े के ठेले ना लेके गैस के प्लांट ढूंढते फिर रहे हैं। तो सफल तो हुए ही नहीं है, सफल सिर्फ निजीकरण में हुए हैं, ठीक है। पूंजीवाद को बढ़ावा देने में हुए। हाँ। विपक्ष को भी पॉलिटिकल बैलेंस को देखना चाहिए, पॉलिटिकल कन्वीनियंस। ठीक है, मतलब आप सलाह दे रहे हैं कि तोल मोल कर राम के नाम पर बोलना चाहिए विपक्ष के नेताओं को, और जो मेन मुद्दे हैं उस पर अगर आप बीजेपी को घेरेंगे तो ज्यादा सफल हो सकते हैं। आपकी बातों से ये समझ में आ गई है।